एक समय ऐसा आया कि जब मेरे परिवार पर और मुझ पर एक बहुत बड़ा आघात लगा। जब मेरे पिता मेरी माँ को ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये सूचना मिली कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। इतनी एजुकेशन होने के बाद, इतने क्वालिफाइड होने के बाद आज क्या मेरी यही स्थिति है? क्या ऐसे ही चलेगा? अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही काली रात थी जब ये घटना घटी। उस पर्टिकुलर स्टेज को मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहूँगी। बेटू अपनी इयररिंग निकाल के दे दो। एंड दैट वॉज द लास्ट इयररिंग, दैट लास्ट ज्वेलरी दैट आई हैड। यही वो लड़की है जिसका पति 2003 में छोड़कर चला गया था और उसके बाद जीवन में कभी कभी इतने डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं कि हम अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं, भटक जाते हैं। हम अपने ही बनाए हुए जाल में इस तरह से उलझ जाते हैं कि उससे निकलना असंभव हो जाता है। हालांकि उस जाल से निकलना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि उस जाल से निकलने के लिए निर्णय लेना। निर्णय हम खुद लेते हैं और उस निर्णय को लेने के लिए जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ती है। कम उम्र में शादी हो जाना, पति का पलायन कर जाना, पढ़ाई अधूरी रह जाना, 2 बच्चों की जिम्मेदारी अचानक से आ जाना, कर्जदारों का मानसिक दबाव, पूरी तरह से प्रेशर, स्ट्रेस, डिलेमा, डिप्रेशन, इन सब परिस्थितियों के आने पर एक बार तो लगा कि मैं टूट जाऊंगी, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाऊंगी। बट मैंने निर्णय लिया कि इन सारे पेन्स को स्वीकारूंगी ईश्वरीय भेंट की तरह, और जीवन में अपने आप में संतुलन बनाते हुए उन सारे संघर्षों का डटकर सामना करूंगी जो मेरे जीवन में आज आए हैं और आगे आने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्या बरतरिया। मैं डॉक्टर दिव्या बरतरिया हूँ प्रयागराज से। मैं एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री और हेड कॉर्पोरेट रिलेशंस यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रयागराज में कार्यरत हूँ। साथ में मेरा एक छोटा सा वेंचर है करियर मेट्स के नाम से, जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से मैं स्कूल के, विद्यालय के बच्चों को एकेडमिक और करियर काउंसलिंग के द्वारा मदद करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। आज सबके सामने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ खड़ी हूँ और अपनी कुछ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। तो शुरुआत करते हैं अपने लाइफ का पहला चरण। मैं शिक्षक परिवार में पली बड़ी हूँ। शिक्षक परिवार में जन्मी 3 बेटियों में मैं सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी होने के नाते मैं बहुत उन्मुक्त स्वभाव की थी, स्वच्छंद विचारों वाली, आज भी हूँ। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। उनके विद्यालय में भी और उसके अलावा अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने उन सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर किया जिसके थ्रू मैं अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल, अपने कॉम्पिटेंसीज़ को जान सकूं। कहने की बात यह है कि मैंने अपने आप को, स्वयं को पहचाना, एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छे से समय कट रहा था। मेरे माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बट कहते हैं ना कि एक समय आता है जब संघर्ष आपके जीवन को इस तरह से टच करके जाता है कि आपके सामने रास्ता नज़र नहीं आता है। संघर्ष का वो पहला पड़ाव था जब 19 वर्ष की आयु में मेरी शादी हो गई। 19 वर्ष की आयु में मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी और शादी होना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। संघर्ष ऐसे शुरुआत हुई कि शादी के दूसरे दिन ही मुझे लगा कि कुछ अलग सा है, कुछ अजीब सा है, कुछ संस्कार अलग हैं। बट फिर भी एक गर्ल के लिए, एक लेडी के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है जब विवाह हो जाता है। हम आगे बढ़े। अभी दूसरे चरण में आते हैं। अगर दूसरे मोड़ में हम आते हैं तो एक समय ऐसा आया कि जब मेरे परिवार पर और मुझ पर एक बहुत बड़ा आघात लगा। जब मेरे पिता, मेरी माँ को ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये सूचना मिली कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कर्ज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का नहीं था, बल्कि करोड़ में था। और एक मध्यम परिवार में जन्मी लड़की के लिए और मध्यम परिवार के माता पिता जो शिक्षक परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा सा था। इस शौक के साथ मेरे पिता, जो बहुत केयरलेस रहे हैं, मस्त रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मेरी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वो बहुत अलर्ट हो गए, बहुत केयरफुल हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष कोविड के टाइम पे सितंबर में मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बट उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि जब ये परेशानियाँ आई तो मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे अपनी बेटी को इस गर्त में से निकालना है। हम आगे बढ़ते गए। मेरे पिता का एक लक्ष्य तो बना ही था, मैंने भी अपना लक्ष्य बनाया। जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है।
कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे-जैसे इस तरह की सिचुएशन होती है, डिप्राइवेशन होता है, तो कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आते हैं, जिसको हम कभी-कभी घरेलू हिंसा का भी नाम देते हैं। हमारे साथ छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से ऐसा हुआ कि वर्बल टर्म्स में या बिहेवियरल टर्म्स में या एक्शंस में अगर हम देखें, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अनएक्सेप्टेबल थी, जो मेरे साथ होने लगी थी। इसका रियलाइज़ेशन मुझे था, बट अवॉइड करना ये मेरा था कि मुझे करना है और उसको ठीक करने का यानी उसका समाधान करने का भी प्रयास करना है। बट एक बात जो मेरे दिल को छुई, जो आज तक मेरे माइंड में है और मुझे लगता है कि वो जो सिचुएशन आती है जिसमें आपके दिल तक कोई बात पहुँचती है जो आपको हर्ट करती है, वो आपको किसी चीज़ का संदेश देती है कि आपको चेंज लाना है। और वो एक कमेंट था जो मेरे हस्बैंड ने मुझ तक पास किया था। वो कमेंट था कि इंटर ही पास तो हो। Now there is a thin line difference between inter pass and in BSc second year. I was in BSc second year. लेकिन वो बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि इज़ दिस माय लेवल? क्या मेरा यही स्तर है? एक कायस्थ परिवार में जहाँ पर शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है, डेस्टिनी को फॉलो करते हुए या डेस्टिनी के कारण मैं अगर इस मुकाम तक पहुँची हूँ, तो एटलीस्ट मुझे अवेयरनेस हुई कि मेरा स्तर क्या है। मेरे पिता का वैसे हर दूसरे तीसरे दिन मेरे ससुराल में आना-जाना बढ़ गया था, क्योंकि वो जानते थे, उनको कुछ रियलाइज़ेशन था कि कोई एक रास्ता बंद होने वाला है और मुझे दूसरे रास्ते के लिए अपनी बेटी के लिए काम करना है। वो रोज़ हर दूसरे दिन जब वो मेरे घर पे आते थे, तो मुझे बोलते थे पढ़ाई करना है, असाइनमेंट किया कि नहीं, क्लासेस चल रहे हैं या नहीं। एंड उसके बाद हम दोनों का लक्ष्य एक हो गया। मैंने बीएससी कंप्लीट किया, आई वाज़ द टॉपर, एमएससी, अगेन आई टॉप्ड, बीएड, एमएड, I was the topper, and then I completed my PhD in chemistry. Also, I was awarded with the Young Scientist Award in 2008. उसके अलावा भी मेरी लर्निंग की जर्नी चलती गई और शायद उससे जो आत्मविश्वास बढ़ा, जो कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई, उसको मैं आज भी बरकरार कर रही हूँ। मैं आज आगे की कहानी को बताने से पहले यहीं पर एक मैसेज देना चाहूँगी। ये जितने भी पेरेंट्स हैं, वो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए शिक्षा को पूरी तरह से महत्व दें, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर एजुकेशन आपके पास है, तो यू फील स्ट्रॉन्ग। आप उस स्ट्रेंथ के साथ बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन कंप्लीट हुई हमारी, बट फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया। अभी उसी फाइनेंशियल क्राइसिस के ड्यूरेशन में एक जो वाक़या हुआ, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा अनमोल, उसका एडमिशन कराना मेरा एक ड्रीम था कि मैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज में उसका एडमिशन कराऊँगी। बहुत स्वीट बच्चा था, उसका टेस्ट हुआ, उसका एडमिशन भी हो गया। फ़ीस डिपॉज़िट करने की डेडलाइन थी, दैट वाज़ द लास्ट डे, मुझे फ़ीस डिपॉज़िट करनी थी। अरेंजमेंट नहीं था, बट एश्योरेंस मिला कि आप जाओ, लाइन में खड़े हो और आपको फ़ीस मिलेगी। मैं लाइन में खड़ी हुई थी और अभिभावकों की एक लाइन खड़ी हुई थी। जैसे ही मेरा टर्न आता था, मैं 2 कदम पीछे हो जाती थी, 2 अभिभावकों को आगे कर देती थी। सो इट वेंट ऑन एंड ऑन, रिपीटेडली आई वाज़ डूइंग। मैं धीरे-धीरे आगे से पीछे हो रही थी और पीछे से अभिभावकों को आगे कर रही थी। सुबह से शाम हो गई और मेरी नज़र गेट पर लगी होती थी। मैं सोचती थी कि शायद अभी मेरे हस्बैंड आएँगे फ़ीस अरेंज करके। लास्ट में एक आशा की किरण नज़र आई। मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड तो नहीं आए, बट मेरे फादर इन लॉ आए और वो आके उन्होंने तुरंत बोला, मुझे लगा कि फ़ीस अरेंज्ड हो चुकी होगी, बट उन्होंने बोला कि वो ही कॉल्ड मी बेटू एंड ही सेड, बेटू अपनी इयररिंग निकाल के दे दो। एंड दैट वाज़ द लास्ट इयररिंग, दैट लास्ट ज्वेलरी दैट आई हैड। मेरे जितने भी एसेट्स थे, अगर हम ज्वेलरी के एसेट्स की बात करें, वो पहले ही हम दे चुके थे। अभी मैं सारी गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहूँगी। शादी के टाइम पे जो एसेट्स होते हैं, वो मुझे बिल्कुल रियलाइज़ेशन नहीं था, वो आपकी एसेट्स हैं हार्ड टाइम के लिए, जो आज मैं उसकी वैल्यू करती हूँ और सोचती हूँ हर लड़की को, हर वुमन को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अपने अपने को इक्विप करके चलना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। अभी ये सिचुएशन ऐसी थी जब मैंने फ़ीस तो डिपॉज़िट कर दिया, बट अगेन आई वाज़ अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। इतनी एजुकेशन होने के बाद, इतने क्वालिफ़ाइड होने के बाद, आज क्या मेरी यही स्थिति है? क्या ऐसे ही चलेगा? आगे की स्थिति क्या होगी? मैं कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को निभा पाऊँगी? ऐसे मन में बहुत सारे ख़्याल आए, मैं रात भर सो नहीं पाई और उसी समय मैंने डिटरमाइन किया, दैट वाज़ द डिटर्मिनेशन, कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूँगी।
सेल्फ डिपेंडेंसी मीन्स आर्थिक रूप से सक्षम होना, ये मेरी एक लक्ष्य हो गया और मेरा एक रोड मैप या पाथवे मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में, जहाँ पर बीएससी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया। 100 रुपीज़ पर लेक्चर विद अ मैक्सिमम ऑफ 5000, दिस वाज़ माय फर्स्ट सैलरी। और वो भी जब भी मैं लेके आती थी तो वो कहाँ एब्ज़ॉर्ब हो जाता था घर में, उस परिवार में मुझे पता ही नहीं चलता था। बट उससे एटलीस्ट मेरा आना-जाना, मेरी कॉम्पिटेंसी बढ़ी, मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन करना शुरू किया और रोड मैप जो मैंने बनाया था उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। एक छोटा-सा मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। जब मैं 100 रुपीज़ पर लेक्चर के बेसिस पे पार्ट टाइम लेक्चरशिप कर रही थी, तो उसमें सुबह 7 बजे मुझे लेक्चर लेने जाना होता था। अभी 7 बजे जनवरी की कड़ाके की ठंड में लेक्चर लेने जाना काफ़ी अंधेरा और कोहरा होता था। बट जो मेंटल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट के अलावा फ़िज़िकल सपोर्ट मुझे नहीं मिला, वो ये था कि कोई भी मुझे वहाँ पर छोड़ने वाला नहीं था। 6 टू 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे मुझे जाना, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में मैं पैदल चल के जाती थी क्योंकि मेरे हाथ में पैसे नहीं होते थे। इस बात का रियलाइज़ेशन मेरे पेरेंट्स को नहीं था, बट जैसे ही जिस दिन उनको पता चला, उन्होंने तुरंत ही मुझे बहुत नाराज़ थे, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और सामने उन्होंने बोला कि गैरेज में जाकर आप देखो, कुछ सामान उन्होंने बताया कि आपके लिए रखा हुआ है। मैं गई तो वहाँ पर एक रेड कलर की स्कूटी, रेड मेरा फ़ेवरेट कलर है, वो रखी हुई थी। अब उस स्कूटी को देना अनकंडीशनल लव पेरेंट्स का अगर हम देखें, तो उन्होंने मेरे को रिसोर्सफुल बनाने की कोशिश की, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। उस स्कूटी को मिलने के बाद जैसे मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, मैं उस स्कूटी का यूज़ करके मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पढ़ाना शुरू करा। इस तरह से मैं अगर फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती गई, तो वो मेरे लिए एक ऐसा रास्ता था जिसको मुझे आगे तक तय करना था। अभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही काली रात थी जब ये घटना घटी। उस पर्टिकुलर स्टेज को मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहूँगी। इट वाज़ द ईयर 2003। 2003 में एक घटना हुई जिसका प्रभाव मेरे और मेरे परिवार पर बहुत ज़्यादा पड़ा। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले 2003 में इलाहाबाद छोड़कर चले गए। They escaped from Allahabad, and that was the moment I was left with nothing. Only 2 kids, केवल 2 बच्चे, 2 बेटे मेरे साथ रह गए थे। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर स्पेशली जिन्होंने बताया कि लक्ष्य बना रखा है उन्होंने मुझे गर्त से निकालने का, उन्होंने बोला कि नाउ दिस इज़ द टाइम यू हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गॉड ने आपको एक अवसर दिया है और इस अवसर को आपको पूरी तरह से निभाना है। मैंने इस एक्सेप्टेंस के साथ कि ये जो पेन है ये मुझे मिल रहा है और इसके उद्देश्य को जानते हुए मैंने अपने आगे बढ़ने का प्रयास किया है और आज मैंने यूसीएलए एक्सटेंशन यूएसए से ग्लोबल करियर काउंसलिंग कोर्स किया, सिंगापुर से यूनिवर्सिटी सिंगापुर से ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन इन करियर काउंसलिंग ये भी किया। तो एक केमिस्ट्री पर्सन से यानी एकेडमिक से कॉर्पोरेट तक की जो यात्रा थी वो मैंने तय की। आज मैं हज़ारों युवाओं को करियर निर्माण में, करियर डेवलपमेंट में, करियर मैनेजमेंट में मदद कर रही हूँ। साथ में मेरे 2 डायनेमिक सन्स, पावरफुल सन्स हैं जो मेरी पावर को और एनहांस कर रहे हैं। अंत में मैं यहाँ पर जोश टॉक के माध्यम से 3 इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको जो उनका एग्जिस्टेंस है उसको एक्सेप्ट करिए। जो पेन है वो इनएविटेबल है, हम सभी जानते हैं। प्रॉब्लम्स हैं ये अनअवॉइडेबल है, देन व्हाई टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स? इन प्रॉब्लम्स को हम क्यों अवॉइड करें? ये प्रश्न करने के बजाय कि इन कष्टों का निवारण क्यों हो, कैसे हो, ये क्यों ना सोचें हम, ये प्रश्न क्यों ना करें कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? जैसे-जैसे आप कष्टों को, पेन्स को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे-वैसे आप पावरफुल हो जाते हो, आप एम्पावर्ड हो जाते हो और जैसे-जैसे आप एम्पावर्ड होते हो, यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेसन सभी के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, सभी जनरेशन के लोगों के लिए कि करियर ट्रांजिशन, एजुकेशन का कोई एज नहीं होता है, कोई बार नहीं होता है। एजुकेशन संस्कार के साथ-साथ सेल्फ डिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने अपने आप में अनुभव किया है वो ये कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आप अपने ध्यान को सिर्फ लक्ष्य की तरफ केंद्रित करिए। क्योंकि आज जो युवा भटकते हैं या इवन एडल्ट्स जो भटकते हैं कि हम ध्यान की डिफरेंट टेक्निक्स में कभी इसमें कभी उसमें जाते हैं, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि आपका ध्यान कहीं हटा या बटा है।
तो अगर आपका ध्यान है केंद्रित आपके लक्ष्य पर, आपने अपना करियर रोड मैप या लाइफ का रोड मैप तैयार किया है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करिए। वही आपकी मेडिटेटिव स्टेट है, किसी और मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यही वो लड़की है, यही वो लेडी है जो कई किलोमीटर चलकर 100 रुपीज़ पर लेक्चर की बेसिस पे लेक्चर लेने जाती थी। यही वो लड़की है जो फ़ीस की लाइन में लगी हुई थी इस इंतज़ार में कि फ़ीस आएगी तो उस बच्चे का एडमिशन होगा। यही वो लड़की है जिसका पति 2003 में छोड़कर चला गया था और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। यही वो लड़की है जो प्राइमरी स्कूल में भी उसके ओवर क्वालिफ़ाइड होने पर भी उसको अंडरमाइन किया जाता था, हैरेस किया जाता था, और आज वो फुल कॉन्फिडेंस से अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए पेन को एक्सेप्ट करके कंप्लीट बैलेंस के साथ आपके सामने खड़ी है। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।